GTV में मुजाहिद वेलरी आपको खुशामदीद कहता है। और अगर ख़बर यानी इंफॉर्मेशन के एतबार से देखें तो मियाँ शहबाज शरीफ के इस ऐलान के बाद कि मुद्दत पूरी करने से पहले इंतखाबात होंगे, ग़ालिबन पहला बड़ा इलेक्शन के हवाले से ब्रेक थ्रू ये हुआ है कि तहरीक इंसाफ के खैबर पख्तूनख्वा में कहूँगा सबसे सीनियर सीजन्ड इमरान खान के राइट हैंड मैन जिन्होंने इब्तिदा में उन्हें ज्वाइन किया, परवेज़ खटक अपने साथियों के साथ अलग हो गए हैं और उन्होंने पीपल्स तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन बना दी है। तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन के साथ ही याद ऐसा आती है पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन की, जो 2002 में फैसल साले हयात ने मुशर्रफ के दौर में बनाई थी। नून लीग से भी एक काफ़ी निकलती रही है, दीगर पार्टियों में भी इस तरह के ग्रुप बनते रहे हैं, लेकिन केपी के एतबार से परवेज़ खटक और फिर उनके साथ साबिक गवर्नर, फिर साबिक स्पीकर शाहजमान और महमूद खान, बड़ा अहम उनका है निकलना। अब इनके साथ कितने MPA गए हैं, कितने ऐसे हैं जो इस एक से कई बार अपनी वाबस्तगी छोड़ चुके हैं, और इससे भी ज़्यादा अहम सियासी मंजरनामे पे ऐसा नज़र आ रहा है ख़ास तौर पर इस्तेकाम पार्टी जिस तरह कायम की गई और फ़ौरन ने अपने उहदेदार बना लिए, परवेज़ खटक साहब नहीं बना लिए। यानी ऐसा लगता है कि पंजाब, KP, सिंध का तो नहीं कहता, बलूचिस्तान में ऑलरेडी हैं इस तरह के ग्रुप बनाकर जो मेन स्ट्रीम पार्टियां हैं नून लीग और पीपल्स पार्टी के मुकाबिल इनको खड़ा किया जाएगा। बड़ी गहरी नज़र है कि खैबर पख्तूनख्वा की सियासत पर, और बड़े करीब से देखते हैं। हमारे साथ इमरान यूसुफजई हैं। जी इमरान यूसुफजई, ग़ालिबन 9 मई के ये एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। वैसे तो परवेज़ खटक साहब की नाराज़गी की खबरें आती रहती थीं, काफ़ी दिनों से इनको नोटिस भी मिल चुका था, तो आज जो यहाँ इफ्तिताह हुआ, जहाँ ये इजलास हुआ, उसको ग़ालिबन कैमरों से दूर रखा गया और मीडिया से दूर रखा गया, तस्वीरें जारी की गई, प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए नहीं करी कि बहुत सारों सवालों का जवाब देना पड़ेगा। तो हमें ये बताइए कि एक तो मीडिया को क्यों दूर रखा गया, और जो दावा किया जा रहा है 57 अरकान का, क्या वाकई यही थे इमरान? जी बिल्कुल, मुझे साहब यकीनन 9 मई और 10 मई के जो वाक़यात हैं अफसोसनाक, उनके बाद मेरे ख्याल से खैबर पख्तूनख्वा की अगर सियासी मंजरनामे की बात की जाए तो शायद ये सबसे बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है। तहरीक इंसाफ के बहुत करीबी रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा में जो तहरीक इंसाफ के सरबराह थे उनके साथ, और यकीनन पार्टी को आगे बढ़ाने में और पार्टी को मुस्तहकम करने में इस बात में कोई इनकार नहीं कर सकता कि परवेज़ खटक का बहुत बड़ा हाथ रहा है, बड़ा किरदार रहा है, और वो इस पार्टी के 2 मरतबा जो है वो इस पार्टी ने इस सूबे पर हुकूमत की है। वो 2013 से 18 तक वज़ीर आला भी रहे और उसके बाद MNA बनने के बाद वो वज़ीर दिफा भी रहे पाकिस्तान के, और सूबाई सदर भी थे तहरीक इंसाफ के। और उनकी नाराज़गी की आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, उनकी नाराज़गी की खबरें आती रही हैं मीडिया में, और उन्होंने उनकी काफ़ी ज़्यादा इख्तलाफात भी सामने आते रहे हैं, लेकिन बाकायदा तौर पर वो डिस्फंक्शन जो हुए हैं वो 9 मई के वाक़यात के बाद उन्होंने अपने आप को बड़ी अच्छा इमरान, ये क्या वजह है? इमरान ग़ालिबन ये जो जिस तरीके से मैंने जिक्र किया कि पंजाब में इस्तेकाम पार्टी बनी गई, अच्छा मौसर ग्रुप है, वो अगर नून लीग में या पीपल्स पार्टी में शामिल होता तो उनको पंजाब में फ़ायदा पहुँचता। इसी तरह अगर परवेज़ खटक अपने इस ग्रुप के साथ पीपल्स पार्टी या नून लीग में जाते तो उन्हें फ़ायदा पहुँचता। आप समझते हैं कि अब KP में ANP, पीपल्स पार्टी, JUI और नून लीग के बाद जो परवेज़ खटक साहब ने पार्टी या जमात बनाई है, पार्लियामेंट बनाई है, एक मौसर एक फ्रंट महाज पार्टी तंजीम बनकर आएगी? जी बिल्कुल, मुझे साहब इसमें कोई शक नहीं है। बुनियादी तौर पर देखा जाए तो तहरीक इंसाफ के जितने भी नाराज अरकान थे या ऐसे अरकान जो दूसरी पार्टियों से यहाँ आए थे, उनकी बड़ी तादाद जो है वो परवेज़ खटक के साथ मिली है, और सबसे बड़ा जो नाम हम देख रहे हैं वो खैबर पख्तूनख्वा के साबिक वज़ीर आला महमूद खान के हवाले से बताया गया, और साथ ही साथ उनके हवाले से ये बयान भी जो है वो मीडिया पर गर्दिश कर रहा है कि उन्होंने बाकायदा तौर पर इस बात का बरमला इजहार किया है कि मेरे ऊपर जो वज़ीर आला बनने के हवाले से जो एहसानात थे वो तहरीक इंसाफ के सरबराह की नहीं थे बल्कि परवेज़ खटक के थे, और उन्होंने इस पार्टी को ज्वाइन किया है। साथ में जो साबिक गवर्नर थे खैबर पख्तूनख्वा के शाह फरमान के बारे में बताया गया है, और इसके अलावा मुख्तलिफ वज़रा। इमरान, मेरा ये ख्याल है कि जो आपने दुरुस्त कहा कि गवर्नर शाहजमा एक अहम नाम है,
महमूद ख़ान साहब को बहुत अहम कहा जाएगा, गालिबन बंगश साहब भी हैं। लेकिन अगर दूसरी तरफ मैं देखूं तो इसमें असद कैसर का मेरे ख्याल एक बड़ा नाम है, बल्कि ज़्यादा बड़ा नाम है। मोहम्मद सईद तो पूरे पहचान है। फिर गंडापुर भी जो हैं हमारे अली अमीन, वो भी एक बड़े पहचान है। गालिबन झगड़ा भी, यानी आप ये वैसे समझते हैं कि इनमें जो आई है इस वक्त अक्सरियत, खुद आपको पता है कि परवेज़ खटक साहब भी पहले शायद ANP में थे, पीपल्स पार्टी में थे, और लोगों के बारे में मैं इतना आगाह नहीं, लेकिन इसमें वही इलेक्टेबल गए हैं जो पार्टियां माजी में बदलते रहे हैं। इस वक्त जो गए हैं अव्वल तो 50-57 ऐसे ही हैं, इतने ही हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है, 50 से ज्यादा है तादाद, एग्जैक्ट तो नहीं बनाई गई है, लेकिन ये बात भी आपकी दुरुस्त है कि परवेज़ खटक साहब भी पीपल्स पार्टी में थे, फिर उसके बाद शेरपा ग्रुप में चले गए, उसके बाद उन्होंने तरीके साहब ज्वाइन की और अब उन्होंने अपनी नई पार्टी बना ली है। दीगर जो अरकान हैं उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मुख्तलिफ पार्टियों से होते हुए यहाँ तक पहुंचे हैं और अब अपने मफाद को देखते हुए वो दूसरी पार्टी में चले गए हैं। बुनियादी तौर पर जो दरीना कारकुन देखते हैं हम तरीके साहब के, इसमें शौकत यूसुफ़ी का नाम नहीं है, इसमें तैमूर सलीम झगड़ा का नाम नहीं है, इसमें कामरान बंगश का नाम नहीं है, इसमें असद कैसर का जैसे कि आपने फरमाया उसका भी नाम नहीं है। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो इसमें शामिल नहीं हुए हैं। बहरहाल इस पार्टी के बनाने का मकसद उस वोट बैंक को अपने हाथ में रखना है कि जो तहरीक इंसाफ की वजह से इनको मिला है, और अब आने वाले इलेक्शन में देखा ही जाएगा। सॉरी इमरान, असल बात ये भी है ना कि मैं गालिबन 2013 के इलेक्शन में आया था, तो उस वक्त पेशावर में एक शौकत यूसुफ़ी, यानी कोई बड़ा नाम 2013 में बड़ा नाम यानी जो इलेक्टेबल के हवाले से नहीं था, और आमतौर पर KP के बहुत बड़ी तादाद में कारकुन जीते थे। फिर यह वाक़या भी हुआ था कि गालिबन PTI वो पार्टी थी जो दूसरी बार भी कामयाब हुई, जो माजी में जिसकी मिसाल नहीं मिलती, यानी JI एक बार जीती दोबारा नहीं आई, ANP पार्टी। तो ये जो और गालिबन अगर मुझे दुरुस्त करते हैं कोई 1,500 से 2,000 कारकुनों के बारे में कहा जाता है वो जेलों में हैं, 37 का फौजी अदालत में मुकदमा चल रहा है। तो असल में जो परवेज़ खटक हुए या महमूद ख़ान हुए या जो और आप इस वक्त जो हैं मौजूद, असल तो फॉलोइंग PTI तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की है ना, जो जिसके सबब ये लोग भी टूट कर आए, और जो इस वक्त असल तहरीक इंसाफ की ताकत भी थे ये कारकुन। जी बिल्कुल ऐसी है। मुझे ऐसा 2013 में जब हम इलेक्शन पर एक नजर डाले माजी में, तो एक बहुत बड़ी तादाद में लोग निकले घरों से, और हमने पहली मरतबा ऐसे लोगों को घर से निकलते हुए देखा जो कभी वोट डालने के लिए या उस वोट के अमल में जो है वो शामिल नहीं हुआ करते थे, और लोगों ने अपने बुजुर्गों को, बूढ़ों को, खवातीन को घरों से निकाला, वोट देने के लिए आए। हम ये सारा सिलसिला हमने देखा, लेकिन उसके बाद जो सूरत हाल बनी, और बाकी ये बात भी आपकी दुरुस्त है कि तहरीक इंसाफ वाहिद खैबर पख्तूनख्वा की जमात है जिसने दूसरी मरतबा इक़्तिदार हासिल किया, और मुसलसल दूसरी मरतबा इक़्तिदार हासिल किया। बसूरत दीगर इससे पहले जितनी पार्टियां थी वो सब एक एक मरतबा जो है वो इक़्तिदार हासिल करने में कामयाब रही हैं। तो ये बात भी दुरुस्त है कि तहरीक इंसाफ को बहुत बड़ा मैंडेट मिला था, लेकिन उसके मुकाबले में अगर हम बात करें खैबर पख्तूनख्वा की तकदीर के हवाले से बदलने के, तो ऐसी कोई बड़ी डेवलपमेंट हमें दिखाई नहीं देती है। 10 साल में अगर वाहिद एक हम बड़ी चीज देखें तो वो BRT है कि जो आज भी बंद होने के उसके जो है ऐलानात सुनने में आ रहे हैं कि जी उसके नहीं, मैं इमरान एक और बात से कर रहा था डेवलपमेंट पे। आपको ही पता है कि कारकर्दगी की बुनियाद पे कहाँ वोट मिलते हैं। सिंध में भी सॉरी टू से आपको पता है क्या डेवलपमेंट हो रही है, पंजाब में भी अगर आप जुनूबी पंजाब में चलाएं। मेरा सिर्फ आपसे सवाल ये है, जो आपका तजर्बा है इमरान यूसुफ़ी, कि अगर प्लेइंग लेवल फील्ड, यानी अगर तहरीक इंसाफ को भी इस बात का KP में मौका मिलता है कि वो इलेक्शन लड़ें उनके, और ज़्यादातर मुराद सईद जैसे गुमनाम लोग भी होंगे, उनका कौन नाम जानता था 2013 से पहले, तो उसके बाद अगर उन्हें फ्री हैंड मिला आने का लगा, तो क्या वो ये जो इस वक्त जो सामने नज़र आ रहे हैं इनके लिए चैलेंज होंगे? जी बिल्कुल, चैलेंज तो जरूर होगा। देखिए वजह से बात बुनियादी तौर पर यह है कि 9 मई के वाकयात ने वाकई में तहरीक इंसाफ की सियासी साख को बेहद नुकसान पहुंचाया है, और वो न सिर्फ पूरे पाकिस्तान में बल्कि खैबर पख्तूनख्वा जो कि इसका गढ़ समझा जाता था, और ये समझा जाता था कि यहाँ पे फिर तीसरी मरतबा जो है वो तहरीक इंसाफ हुकूमत बनाएगी, लेकिन अब जो है वो इस वाकयात के बाद काफी ज्यादा मुश्किल है। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि जो इलेक्टेबल से चले गए हैं,
जो मुंतखब नुमाइंदे इनसे चले गए हैं या जो दीगर पार्टियों से आए हुए लोग इनसे चले गए हैं, अब तहरीक इंसाफ के लिए दोबारा अपने पैरों पर खड़ा होना मुश्किल जरूर होगा, नामुमकिन नहीं हो सकता लेकिन मुश्किल जरूर होगा। और आने वाले इलेक्शन में ये देखना होगा कि ये जो तहरीक इंसाफ के लोग हैं, ये तहरीक इंसाफ का वोट अपना बरकरार रख पाते हैं या इनका नया वोट बैंक होगा। ठीक है, इमरान यूसुफ रही हमारे साथ थे, जिनका कहना था कि यकीनन तहरीक इंसाफ के लिए एक बहुत बड़ा धचका है 9 मई के वाक़या के अलावा जो इलेक्टेबल की बहुत बड़ी तादाद मौजूद है। लेकिन परवेज़ खटक का एक अलग जमात केपी में बनाना उस तसलसल को आगे बढ़ाएगा जो इस टका में पाकिस्तान की पार्टी की सूरत में पंजाब में आया। यानी ऐसा लगता है कि जो आने वाले दिनों में मुख्तलिफ जो ग्रुप्स बनेंगे वो इंडिपेंडेंटली इलेक्टेबल्स के बनेंगे, ना कि वो पीपल्स पार्टी या नून लीग का हिस्सा बने। और इस तरह गालिबन वो रास्ता जो पीपल्स पार्टी और नून लीग चाहती थी कि उन्हें एब्सलूट या कम से कम अक्सरियत में वो तादाद में उनके इलेक्टेबल हों, वो शायद उस तरह ख्वाब पूरा ना हो। तो एक टर्निंग पॉइंट है केपी की सियासत में, बहुत बड़ा तहरीक इंसाफ के लिए धचका नुकसान है। आगे चलकर गुफ्तगू करेंगे इलेक्शन ही के हवाले से कि शहबाज शरीफ साहब ने दावा किया है कि वो मुद्दत शुरू होने से पहले ही हुकूमत छोड़ देंगे। GTV में एक बार फिर मुजाहिद वली आपको खुशामदीद कहता है। और यकीनन प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने एक से ज़्यादा बार इस बात का यकीन दिलाया है कि 14 मई को असम्बली की मुद्दत पूरी होते ही वो चले जाएंगे। बल्कि कल तो उन्होंने इसमें मज़ीद इजाफा किया कि वो मुद्दत पूरी होने से पहले ही चले जाएंगे। उन्होंने एक और बड़ा इबहम दूर किया क्योंकि ख्याल ये किया जा रहा था कि मियाँ साहब वापसी नहीं होगी। शहबाज शरीफ ही साहब एक पोटेंशियल कैंडिडेट के साथ से सामने आ रहे थे। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ को मौका मिला तो मुल्क का नक्शा बदल देंगे। हज़ब रवायत तहरीक इंसाफ के चेयरमैन उन पर शदीद तनकीद की, तमाम माजी के जो माशी सियासी मसाइल थे ज़िम्मेदार ठहराया। और उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने एक भी ईंट नहीं लगाई बल्कि ईंट से ईंट बजाई। लेकिन उससे भी बढ़कर बहरहाल अपनी जगह ये है कि शहबाज शरीफ साहब के ऐलान के बावजूद जो 14 मई को ज़िमनी इलेक्शन नहीं हो सके, उसके बाद क्या इलेक्शन कमीशन की साख सवालिया नशीन में नहीं, इलेक्शन होंगे नहीं होंगे। लेकिन देखिए कितने यकीन से मियाँ साहब कह रहे हैं कि इलेक्शन कराएंगे और मुद्दत पूरी होने से पहले ही रुखसत रहेंगे। अप्रैल 2022 को आपने जो जिम्मेदारी मुझे बतौर वज़ीर आज़म सौंपी थी, मुल्क की भलाई, आपकी खैरखाई और खिदमत की ये मुकद्दस अमानत अगस्त 2023 को हम निगरां हुकूमत के सपुर्द कर देंगे इंशाअल्लाह। ये अल्लाह ताला का बेपाया फजल करम है कि महज 15 माह में हमने 4 साल की बर्बादियों का हत्तुल मकदूर मलबा साफ किया। पाकिस्तान के मफादात की राह में बचाई गई बारूदी सुरंगें साफ की, मईशत, खारजा ताल्लुकात, तवानाई, अमन व अमान समेत दीगर शोबों में बदतरीन बद इंतजामी, करप्शन, नालायकी और साजिशों की लगी आग बुझाई। शहबाज शरीफ ने, जैसे मैंने कहा कि एक से कई बार लास्ट वीक इन्होंने ये कहा कि इलेक्शन कराएंगे और मुद्दत शुरू होने से पहले ही चले जाएंगे। हमारे साथ अहमद बिलाल महबूब साहब हैं, बड़ा मोतबर इदारा है इलेक्शन के हवाले से, पार्लियामान के हवाले से, पिलेट उसके सरबराह हैं और सीनियर बड़ा एनालिस्ट हैं। शुक्रिया अहमद बिलाल साहब। इमाम साहब, अब तो गालिबन कोई बिलाल साहब शक नहीं होना चाहिए कि 14 अगस्त ही को असम्बलियाँ तहरीर हो जाएंगी, 90 दिन में इलेक्शन होंगे। अगर पहले हुए तो सॉरी टू से, अगर 14 अगस्त को हुई तो 60 दिन, नहीं तो पहले हुए तो 90 दिन। तो लेकिन तहरीर होने के बाद बहुत बड़ा सवाल केयर टेकर गवर्नमेंट का है। यानी हमने देखा है पास में टेक्नोक्रेट ही होते हैं, लेकिन उसके लिए अगर पार्लियामेंट मौजूद हो तो लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द अपोजिशन दोनों का कंसेंसस, इत्तफाक राय होना ज़रूरी है। इस वक्त पंजाब में प्रैक्टिकली कोई लीडर ऑफ द अपोजिशन नहीं है। केपी में चले आप मान लें, सिंध में भी इतना मसला नहीं है। फिर सबसे बड़ा मसला वफाक का है कि 8-9 अरकान के राजा रियाज को लीडर ऑफ द अपोजिशन तो नहीं कहा जा सकता। तो अगर लीडर ऑफ द हाउस लीडर ऑफ द अपोजिशन की
एग्रीमेंट के साथ या कोई केयर टेकर सेटअप आया और वो मशकूक हुआ अपोजिशन की निगाह में, तो ये खुद सवालिया निशान नहीं बन जाएगा अहमद बिलाल महबूब साहब? देखिए, पहला तरीका तो यही है कि दोनों के दरमियान कंसेंसस हो जाए। अगर ना हो तो फिर एक पार्लिमानी कमेटी है, उसको ये दो नाम भेज देंगे। वो पार्लिमानी कमेटी के अंदर अपोजिशन और हुकूमत दोनों की बराबर नुमाइंदगी होगी, तो वो उसको वहाँ पे कोई एग्रीमेंट हो जाए किसी नाम पे तो वो ठीक है। लेकिन फिर आखिरी हरबा यही है कि फिर वो ये सारे नाम, 4 नाम इलेक्शन कमीशन के पास चले जाएंगे और इलेक्शन कमीशन फिर उनमें से एक नाम मुंतखब कर लेगा। तो यानी 3 स्टेप्स पे मुश्तमिल है ये पूरा निज़ाम। और अगर आपने खैबर पख्तूनख्वा की बात की, तो खैबर पख्तूनख्वा पे आज बहुत एतराज़ हो रहा है, लेकिन वहाँ पे वो सूबा था जहाँ पे इत्तफाक राय से केयर टेकर गवर्नमेंट बनी थी। पीटीआई और जो लीडर ऑफ द अपोजिशन है, उन दोनों ने मिलके इत्तफाक राय किया था आजम खान साहब के नाम पे, और वो फिर हमारे केयर टेकर वजीर आला बने थे। लेकिन अहमद बिलाल साहब, जो मैंने कंसेंसस की बात की, ख़ास तौर पर कौमी असम्बली में 100 से ज़्यादा अरकान मुस्ताफ़ी हो चुके हैं, छोड़ चुके हैं। और फिर आपको मैंने पहले भी कहा कि राजा रियाज साहब 8, 10, 11, 12 अरकान के लीडर पोजीशन हैं। तो निगरां वज़ीर आज़म का बहरहाल एक रोल तो होता है, और फिर अपोजिशन कहेगी कि उसको, अपोजिशन जो भी अगर पीटीआई की शक्ल में मौजूद हुई वो भी कह सकती है, फिर बाहर वाले भी जो मॉनिटर कर रहे हैं वो भी सवाल उठाएंगे, क्योंकि समहाउ बहुत ज़्यादा अहम रोल ना हो। वैसे तो कहते हैं सिविल मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ही की निगरानी में इलेक्शंस होते हैं, उनका बड़ा असर होता है। क्या कहेंगे आप? देखिए, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में तो पहले ही केयर टेकर गवर्नमेंट्स बन चुकी हैं। अब वो नई केयर टेकर गवर्नमेंट्स तो नहीं बनेंगी वहाँ पे, वो तो यही रहेंगी और यही कंटिन्यू करेंगी इलेक्शन तक। कौमी असम्बली का जहाँ तक ताल्लुक है, आप दुरुस्त कह रहे हैं कि पीटीआई तो वहाँ से इस्तीफ़ा दे के जा चुकी। अब कोई जमात अगर अपने मेंबर्स का इस्तीफ़ा दे दे तो फिर क्या किया जा सकता है? ये तो उनकी, मैं समझता हूँ कि बहुत कोई दूर अंदेशी नहीं थी जब उन्होंने ऐसा किया था। तो अब जाहिर है जो अपोजिशन उसके अंदर मुयस्सर है और मौजूद है, उन्हीं से के साथ मशवरा होगा। सूबा सिंध के अंदर मैं समझता हूँ कि बहुत ज़रूरी है कि वो लीडर ऑफ द अपोजिशन चूँकि बार बार पैगामात दे रहे हैं कि जब कंसल्टेशन करनी होगी वो आ जाएंगे, तो उन्हीं के साथ कंसल्टेशन होनी चाहिए, बजाय इसके कि कोई नया लीडर ऑफ द अपोजिशन तलाश करने की कोशिश की जाए। हाँ, अगर अपोजिशन के मेंबर्स की मेजॉरिटी ये कह दे कि नहीं, हमारे वो अपोजिशन लीडर नहीं है, आपको और अपोजिशन लीडर है, तो स्पीकर को उसे मानना पड़ेगा, और यही सूरत हाल बलोचिस्तान में होगी। तो ये तो हर असम्बली का मुख्तलिफ निज़ाम है। मैं समझता हूँ कि इसके अंदर एक भलाई की बात यह है, टेकर गवर्नमेंट्स है, इनके जिम्मे बहुत काम नहीं है। ये तो बिल्कुल एक रस्मी सी कार्रवाई है। वो तो कुछ अफसरान का तबादला भी इलेक्शन कमीशन से पूछे बगैर नहीं कर सकते। तो ये केयरटेकर गवर्नमेंट, उसका हाइप तो बहुत होती है, उसका जिक्र बहुत होता है, लेकिन हकीकतन उनके पास इख्तियार कोई नहीं होता। लेकिन अहमद बिलाल, ये क्या ज़रूरी है कि टेक्नोक्रेट्स ही जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर हों या निगरां प्राइम मिनिस्टर हों, निगरां वज़ीर आला हों? अगर मैं माजी में जाऊँ 90 की दहाई में, तो गुलाम मुस्तफ़ा जतोई साहब भी निगरां वज़ीर आज़म रहे, बल्शेर मज़ारी मुझे याद आ रहे हैं, वो भी निगरां वज़ीर आज़म रहे हैं, यानी पॉलिटिकल भी। और ग़ालिबन एक पीपल्स पार्टी और नून लीग में ख्याल पाया जा रहा है कि वो एक पॉलिटिकल सेटअप आए निगरां का, क्योंकि जो मसाइल और मसाइब हैं इस वक्त ख़ास तौर पर एक बड़ी पार्टी को इलेक्शन से बाहर रखकर, तो आप समझते हैं कि ज़रूरी थोड़ी है कि टेक्नोक्रेट ही आएँ? नहीं, कोई पाबंदी नहीं है कि ये टेक्नोक्रेट ही हो। और हमारे यहाँ जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक सुकम है, एक समझता हूँ कि खामी है, वो ये है कि इसमें ये नहीं लिखा हुआ कि जो लोग इसके अंदर आएंगे वो न्यूट्रल होंगे, यानी वो किसी सियासी जमात से उनका ताल्लुक नहीं होगा, ये नहीं लिखा हुआ। तो इसीलिए आपने देखा कि खैबर पख्तूनख्वा में पीडीएम के भी सारे पार्टियों के नुमाइंदे मौजूद हैं, उसके अलावा पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे भी मौजूद हैं,
तो सियासी जमातों की वहाँ पे नुमाइंदगी है और उसके ऊपर किसी को एतराज़ नहीं है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में ये नहीं लिखा हुआ। इसलिए कोई सियासतदान भी केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हो सकता है और केयर टेकर चीफ मिनिस्टर हो सकता है, इस पर पाबंदी नहीं है। ये तो खुद एहतमाम किया जाता है कि कोई केयर टेकर ऐसा चुन लिया जाए जो ब्यूरोक्रेट हो, ताकि उसकी कोई सियासी वाबस्तगी के ऊपर सवाल न उठाए, जैसे आजम खान साहब है। लेकिन वहाँ पे फिर ये हुआ कि आजम खान साहब खैबर पख्तूनख्वा में खुद तो कुछ कर नहीं रहे और तमाम तर इख्तियारात जो है वो गवर्नर साहब इस्तेमाल कर रहे हैं, और गवर्नर साहब जो हैं वो जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह के बहुत करीबी रिश्तेदार हैं, उनके समधी हैं। तो इसलिए ये प्रैक्टिस की बात और है, लेकिन कानून के हिसाब से सियासतदानों पे कोई पाबंदी नहीं है। अहमद साहब, अगर मैं आखिर में आपसे ये पूछूं कि बहरहाल ये तो हकीकत है ना, जो अभी मैं देख रहा था कि तकरीबन खैबर पख्तूनख्वा में कोई 1,500 से 2,000 पॉलिटिकल वर्कर जेलों में हैं, मुकदमे चल रहे हैं, उनमें से 30-35 को फौजी अदालतों में भेज दिया गया है। उनकी लीडरशिप का एक बहुत अच्छा अंडरग्राउंड है। पंजाब में भी ऐसी सूरत हाल है कि 37 खवातीन समेत कई हज़ार कारकुन जेलों में हैं। अगर माजी के इलेक्शन देखें 2002 और 8 और 13 और 18, ऐसी गैर मामूली सूरत हाल मौजूद नहीं थी। और फिर ये ठीक है कि 9 मई का वाक़या सानिया ऐसा है था कि अगर तहरीक इंसाफ की क़यादत पर साबित हो जाता है तो हो सकता है उन्हें इलेक्शन में भी हिस्सा नहीं लिया जाए। लेकिन 70 गालिबन 65 दिनों के बाद भी अभी तक कोई चार्जशीट सामने नहीं आई, कोई जिसे कहते हैं कोई ट्रिब्यूनल नहीं बना। तो ये अभी सवालिया निशान है कि वो वाकई बाकायदा एज ए पार्टी इसकी ही जिम्मेदार है। तो अगर इस सूरत में इलेक्शन हुए तो वो जो लेवल प्लेइंग फील्ड तो छोड़ें, उसकी शफाफियत पे यहाँ और बाहर भी सवाल नहीं उठेंगे? ये दुरुस्त है आपकी बात कि जो लोग ज़ेर हिरासत हैं उनके ऊपर या तो चार्जशीट करें और उनके ऊपर मुकदमे चलाएं। उनको बगैर चार्जशीट के, बगैर इल्ज़ाम के ज़ेर हिरासत रखना ये तो गलत बात है। अब इतने दिन हो गए हैं, उनसे तफ्तीश हो गई होगी, उनका चालान पेश करें और उनके ऊपर मुकदमा चलाएं। तो अगर मुकदमा चलाए बगैर इतनी बड़ी तादाद को आप हिरासत में रखेंगे तो उसके ऊपर सवालात उठेंगे। बिल्कुल सही है कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। जिन लोगों ने वाकई कोई मुजरमाना काम किया है 9 मई को, उनके खिलाफ आप मुकदमा चलाएं, उनको सजा दें, हमें तो कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन बगैर मुकदमा चलाए, बगैर सजा दिए उनके सिर्फ अंदर हिरासत में रखें, ये तो दुरुस्त नहीं है। शुक्रिया अहमद बिलाल महबूब साहब। अभी ये जो बहस है इलेक्शन के होने, निगरान हुकूमत के होने, अगले 4 हफ्ते बड़े अहम हैं। देखना यह है कि ख़ास तौर पर असम्बली अगर डिज़ोल्व होती हैं, निगरान सेटअप जो बनेगा क्या वो एक मुतनाज़ा तो नहीं होगा। और उससे भी ज़्यादा अहम, अभी तक IMF की गर्द नहीं बैठी है, बात का सुनाई दे रही है। बदकिस्मती से IMF के सम्राट आवाम को इस तरह मिल रहे हैं, आटे का क्या 20 किलो का थैला मैं तो जाता नहीं हूँ बाज़ार में, कहते हैं इसको 3,200 का पहुँच गया है। बिजली के नर्ख में इजाफा हो रहा है, घी में बढ़ रहा है, गैस बढ़ रही है। बात करेंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। GTV में एक बार फिर मुजाहिद वली आपको खुशामदीद कहता है। IMF का जो रिलीफ $1.2 बिलियन का मिला है, 9 माह का पैकेज, बड़ी सेलिब्रेशन मना रही है कि उसके बाद ही सऊदी अरब से पैसा आया, एमिरेट्स से आया। लेकिन सवाल ये है कि ये जो आया पैसा, इससे आवाम को समरात क्या मिले, कहाँ मुंतकिल हुआ? बिजली जो है वो 4.5 के बाद 29 रुपए पर यूनिट हो गई। आटे का पड़ रहा था जनाब कोई 30 किलो का 20 किलो का थैला कोई 2,000 से 3,200 का हो गया। गैस के बढ़ गए, आलू टमाटर ये सब तो छोड़िए, चावल और पेट्रोल जिसके बारे में कहते हैं कि जनाब हमने 10 रुपये कम किया है, जनाब आपको तो 161 रुपये का मिल रहा है बैनुल-अक़वामी मंडी के सबब, इसलिए आप 90 रुपये उस पर टैक्सेस लगा रहे हैं। और इस सब पर गुफ्तगू करेंगे हमारे साथ अशफाक तोला साहब, वज़ीर मुमलिकत बराए रेवेन्यू। अशफाक साहब शुक्रिया आपने निकाला। और अभी मैंने जो इब्तिदा में कहा किस बात का सेलिब्रेशन, वो तो आपने आवाम को मुंतकिल कर दिए ना कि वो सम्राट मिले थे महंगाई की शक्ल में। तोला साहब जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
बिल्कुल आपने बरेली साहब सही फरमाया कि इसके सम्राट हमें अभी नजर नहीं आ रहे, और ना ही कभी भी इस किस्म के प्रोग्राम में जहां पर हम आपको इकोनॉमिक रीस्ट्रक्चरिंग की तरफ जब जाते हैं ना, तो ये सम्राट बड़े पेनफुल होते हैं। सम्राट तो मिलते ही नहीं है, बड़े आपको पेन बर्दाश्त करने पड़ते हैं। मगर देखिए ये पेन क्यों बर्दाश्त करने पड़ते हैं, इसकी दो वजूहत थी। एक वजह तो ये थी कि थोड़ा सा इंटरनेशनल जो सिनेरियो है, मैन मेड सिनेरियो है, उसकी वजह से हमें काफी इसके असरात आ रहे हैं। सबसे पहला आपका यूक्रेन वॉर है जो कि प्रोलॉन्ग हो रही है, और उसकी वजह से आपको पता है कमोडिटी प्राइसिंग में और दुनिया की पूरी मईशतों में आपने देखा होगा इंटरेस्ट रेट हाइक हुआ, और काफी बड़ी बड़ी मईशतें बशमूल अमेरिका के, उनको भी डिफॉल्ट का खतरा हुआ। यूके का इस वक्त यह हाल है कि आप सोच नहीं सकते वहां जो महंगाई का तूफान खड़ा हुआ है, अगर वहां लोगों की परचेजिंग पावर भी है और गवर्नमेंट की तरफ से सर्विलेंस अलाउंस भी मिलते हैं। हमारी कंट्री में हमें सबसे बड़ा जो मसला आया वो ये आया कि जो हमने आईएमएफ के प्रोग्राम में रहते हुए जो भी हमने काम किए और जिस तरीके से 2, 3, 4 या 4 साल हमने अपनी मईशत को चलाया, मैं नहीं समझता कि वो कोई रवायत या कोई अच्छी बात हमने कायम की। और मेरा ख्याल है जब हम किसी से एनुअल आप एक एग्रीमेंट करते हैं और कमिटमेंट देते हैं तो कमिटमेंट को पूरा करना चाहिए था। और जिस तरीके से हम कमिटमेंट से पीछे हटे और उनसे पिछले साल 2021 में जब हमने कमिटमेंट किया दिसंबर में, और उसके बाद जब हम पीछे हट गए और जब 2022 के फरवरी में हमने कहा कि जी हम आपकी शर्तों को नहीं मानते, आपने उससे डॉलर ले लिए, उसके बाद से उनका एतमाद बिल्कुल जीरो हो गया था। लेकिन तोला साहब ये आपकी जो आपकी बात दुरुस्त है माशाल्लाह, आपने बड़ी अच्छी एक रेवेन्यू के हवाले से रिफॉर्म्स की रिपोर्ट भी बनाई थी। लेकिन हमारे तो सवाल मेरा बुनियादी तौर पे ये था कि आईएमएफ के अगर ये सब मिल गए और कोई हमें 8 बिलियन डॉलर मिल भी गए, इन ममालिक से मिल गए, लोगों को क्या मिला? क्या अशराफिया ने कोई कुर्बानी दी? महंगाई की सूरत में आप आवाम का पेट काट रहे हैं ना। जो मैंने बताया था कि आटा हुआ, गैस हुई, पेट्रोल हुआ, घी हुआ, चीनी हुआ, ये तो आवाम का पेट काट रहे हैं आप। क्या ये अरकान असम्बली जो 1000 की तादाद में इनकी तनख्वाहें कमी हुई? क्या ऐवान वज़ीर-ए-आज़म, ऐवान सदर, इनकी कोई लल्ले ख़त्म हुए? 10 पजेरों खड़ी हैं उन फ्यूडल लॉट के बाद जो 2 लाख भी टैक्स नहीं देते। भाई अशराफिया के आपने कितने उन पर टैक्सेस लगाए? उनका कितना आपने पेट काटा तोला साहब? मुजाहिद बरेलवी साहब, मैं आपकी बात से इत्तेफाक भी करता हूँ, और थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ 86 में से मैं भी एक हूँ जो वजीर मुमलिकत इस वक्त। और मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से आवाम को ये बताना चाह रहा हूँ कि मुझ समेत काफी वजीर ऐसे हैं जो 1 रुपया कोई भी एक अलाउंस नहीं लेते, रहना खाना पीना भी हम अपनी जेबों से दे रहे हैं। ना हमारे को इतने प्रोटोकॉल है, मेरे पास कोई प्रोटोकॉल नहीं है, ना मैं लेना चाहता हूँ। तो ये बात भी थोड़ा सा, जो अच्छा काम करे उनकी तारीफ भी होनी चाहिए। दूसरी बात जहां तक आपने की कि आप बिल्कुल ठीक करें, टैक्स नेट जो है ना, आपको ये शायद पता होगा कि मैंने एक रिपोर्ट अभी लिखी है रमजान शरीफ में, 27वीं शब को मैंने ये रिलीज की थी। रिफॉर्म एंड रिसोर्स मोबिलाइजेशन कमीशन की इंटरिम रिपोर्ट थी, और उसमें हमने कोई 20 ऐसे नए मेजर दिए थे कि जिससे रेवेन्यू इंप्रूव हो सकती है। 14 ऐसे मेजर थे कि आप टैक्स नेट को कैसे बढ़ाएंगे। इसमें 32 ऐसे मेजर थे कि आवाम को आप सिंप्लीफिकेशन ऑफ टैक्स लॉ से कैसे रिलीफ देंगे, और 16 के करीब ऐसे मेजर थे जिसमें हमने कहा था कि एडमिनिस्ट्रेटिवली हम कैसे रिफॉर्म कर सकते हैं। तो मिला जुला के 81 कुछ हमने हमको इस्लाहात बताई थी। मगर अनफॉर्चुनेटली होता क्या है कि होता ये है मुजाहिद साहब कि जहां पर हमारे अपने इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो जाते हैं, यहाँ पर जो भी अशराफिया है, जिसको भी आप या कहे रियल एस्टेट के हमारे दोस्त होंगे, उनके टाइकून होंगे या कुछ पॉलिटिकल प्रेशर होंगे, इसके तहत यही मेरा शिकवा है कि ये जो आपको इससे बेहतर तो ये था ना कि इन्वेस्टमेंट आपकी $4 अरब कम हुई, तरसीलात $4 अरब कम हुई, $10 अरब अगर ये आ जाते तो आपको ये भिखारी क्यों बनना पड़ता?
देखिए, मैं जहाँ तक बरेलवी साहब समझ रहा हूँ, ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है जो आप कह रहे हैं। इस वक्त जो हमारे जो पैसे वापस हुए हैं वो आरडीए अकाउंट के हुए हैं, और रोशन डिजिटल अकाउंट जो आपने लिया था उस वक्त भी दुनिया की महंगी तरीन बोरोइंग की थी। और अब भी जब आप लेने के लिए जाएंगे तो वो जिन इन्वेस्टरों को हम 7.5% देते थे, उनको 7.5% अब अमेरिका में मिलना शुरू हो गया, तो वो आपके पास क्यों रखेंगे? तो वो देखिए, इन्वेस्टमेंट की कोई नेशनैलिटी नहीं होती है सर, उसकी जो असल रहने की वजह है ना, वो सिर्फ एक ही है, वो है उसका इंटरेस्ट कितना आपके पास आता है उसका। तो ये इस वजह से गया है, आपकी एफडीआई बहुत कम है। मगर इस वक्त जो आप ऑफर कर रहे हैं, और ये जो स्पेशल हमने जो इकोनॉमिक के लिए काउंसिल बनाई है, वो अगर आप देखेंगे ठीक है अशफाक तोला साहब, माजरत के मुझे कैमरे के पीछे से कहा जा रहा, आप बड़ी एतराफ़ भी कर रहे थे, इंफॉर्मेशन भी दे रहे थे, बल्कि एजुकेट भी कर रहे थे। इसी के साथ ही तोला साहब आपका शुक्रिया। GTV से मुजाहिद वली को इजाज़त दीजिए।